हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, और ट्रांजिएंट। तो पिछले लेक्चर में हमने जो भी हमने एनालिसिस किया था वो स्टेडी स्टेट के ऊपर किया था। अब ट्रांजिएंट कैसे आ सकते हैं सिस्टम के अंदर। मान लीजिए अचानक से बिजली गिर गई, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, उसका एनालिसिस हम किस में लेंगे? ट्रांजिएंट में, राइट। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमने रिलेशन निकाला था फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, अगर आपको याद है तो, अदरवाइज पीछे जाके आप देख सकते हैं भाई। वी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला था ए वन ई की पावर गामा एक्स प्लस ए टू ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। ऐसे ही आई ऑफ एक्स निकाला था आपने, दैट इज इक्वल टू ए वन डिवाइड बाई जेड ऑफ सी इंटू ई की पावर गामा एक्स माइनस ए टू बाई जेड ऑफ सी ई की पावर माइनस गामा एक्स। करेक्ट हुई इतनी बात? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपके पास क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव आया, ठीक है, इंसिडेंट वेव। उस वेव में से क्या होगा, कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ पोर्शन आपका लोड क्या कर लेगा राजी, ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। जितनी उसको पावर चाहिए वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट का वोल्टेज आया, उसमें से मान लीजिए 70 वोल्ट इसको चाहिए था, वो ये कर लेगा, और 30 वोल्ट का इफेक्ट आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड वेव प्लस रिफ्रैक्टेड। जो ऑब्जॉर्व करेगा उसको क्या बोलते हैं राजे, रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। ये कौन सी वेव होती है? रिफ्रैक्टेड। करेक्ट हो इतनी बार? तो ये आपका बेसिक है भाई, आप पहले छोटी क्लासेस में आप स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इंसिडेंट वेव कौन सी होगी? इंसिडेंट वेव वो होगी जिसका डिस्टेंस के साथ मैग्नीट्यूड क्या होगा राजे, डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा राजे, कम होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर मान लीजिए यहाँ से 100 चला तो आगे भी 100 ही पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि रास्ते में कुछ ड्रॉप होगा। इसका मतलब टाइम टू टाइम इसकी जो वैल्यू होगी डिस्टेंस के साथ वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ से ढूंढनी है कि कौन सी, ये जो आपके पास पैरामीटर गिवन है, ठीक है, जे वाला और जे वाला, इसमें से वोल्टेज का कौन सा कंपोनेंट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए भी जल्दी से फटाफट, फिर मैं बढ़ रहा हूँ आगे। चलिए चलिए अब हम आपके पावर सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे है मेरे पास सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, ठीक है। ये रिसीविंग एंड है राजी, और इस पे एक्स की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी राजी, एल थी, ठीक है। अगर मैं ई की पावर ए एक्स का ग्राफ देखूँ ना, ये हो गया ई की पावर ए एक्स का, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। मीन्स ये आपके पास क्या रहा ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ना, ए वन ई की पावर गामा एक्स, इसमें आप पुट करिए, इसमें पुट करिए क्या, 0, तो ए वन आ जाएगा। इसके बाद कोई भी वैल्यू रखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये हुआ यहाँ पे तो वैल्यू ज़्यादा होगी और इधर जाते जाते कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट फैक्टर आपके पास ए वन ई की पावर अल्फा एक्स, ये कौन सा फैक्टर हो गया राजे, दैट इज योर इंसिडेंट। ये क्या हो गया, इंसिडेंट, ठीक है। वोल्टेज का इंसिडेंट कौन सा होगा, ए वन ई की पावर गामा एक्स। ऐसे ही करंट का कितना हो जाएगा राजे, अगर मैं करंट की रिफ्लेक्टेड वैल्यू की बात करूं, बोलो, दैट इज नथिंग बट, ये देखिए, ये जो कंपोनेंट है आपके पास ये वाला, ये तो आपके पास वी ऑफ एक्स है ना, वी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्या है, जेड ऑफ सी, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो इंसिडेंट वाला कंपोनेंट होंगे राजे उसको मैं लिखूंगा वी वन आई वन के साथ, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड जाएंगे इसको वी वन ऊपर डैश लिखूंगा, ठीक है। ओके हुआ इतनी बात? ये होगा रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर रिफ्रैक्टेड की बात करूं तो रिफ्रैक्टेड में रिप्रेजेंट क्या होगा, बी वन के ऊपर डबल डैश, आई वन डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं उसी फॉर्म में इसको लिखूं तो बी वन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आई वन की बात करूं, आई वन की वैल्यू कितनी होगी, बी वन डिवाइड बाई जेड सी, ठीक हुई इतनी बात। अब जो सेकंड कंपोनेंट है आपका, इसको मैं हटा देता हूं भाई। जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट आपके पास बच रहा है जे वाला और जे वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखिए, 0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ए टू आएगा।
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी वैल्यू बोलो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो A2 था, इसके बाद इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की वेव फॉर्म आपके पास बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड। समझ रहे मेरी बात। इस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की जो वैल्यू की बात करूं, V1 डैश की अगर मैं बात करूं, उसकी वैल्यू कितनी है, A2 e की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं I1 डैश की बात करूं तो I1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, माइनस V1 डैश डिवाइड बाय जेड ऑफ सी। यहाँ से इस टर्म से देख लो भाई आप, ठीक है। तो जो आपके पास लोड लगा होगा, लोड के अंदर जो पावर इसका इफेक्ट जाएगा उसको क्या बोलेंगे राजे, रिफ्रैक्टर, ठीक है। मीन यहाँ पे क्या पहुंचेगा, V1 डबल डैश और I1 डबल डैश, ठीक है। जहां पर सिंपली वोल्टेज और करंट बोल दो, B डैश I डैश बोल दो, B डबल डैश I डबल डैश बोल दो, ठीक है जी। बात समझ में आई, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास B1 वोल्टेज थी वो किसकी इक्वल होगी भाई, उसका रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और उसका रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही जो करंट आपके पास होगा वो करंट का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड कितना हुआ और उसमें से ऑब्जॉर्व कितना हो गया, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली आपका इंप्लीमेंट करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, उसका इंपीडेंस मान लीजिए गिवन है जेड ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास लोड कनेक्टेड है, लोड का मान लीजिए इंपीडेंस क्या है, जेड है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से बिजली गिर गई, ठीक है। आपको क्वेश्चन आऊगा, क्वेश्चन आएगा भी अचानक से आपकी सर्ज यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गई, सर्ज, सर्ज ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग की वजह से सर्ज आई, और लाइटनिंग जो सर्ज होती है उसको जो इंपीडेंस ऑफर होता है उस इंपीडेंस को बोलते हैं राजेश सर्ज इंपीडेंस, ठीक है। द इंपीडेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द सर्ज इज नॉन एज सर्ज इंपीडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वोल्टेज बी और आई चला, ठीक है। बी और आई वोल्टेज चला, उसमें से कुछ वोल्टेज और करंट मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, कुछ मेरा लोड अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। मींस बी डबल डैश आई डबल डैश। समझ रहे मेरी बात, बोलो जहां तक ओके है भाई, बिल्कुल ओके है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है, ये वाली वोल्टेज और करंट है, इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। रेफरेंस, टेक रेफरेंस, ठीक है। चलिए जो लास्ट में मेरा रिजल्ट आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी। चलिए इसको जैसे ही मैं रेफरेंस लूंगा, इसका मतलब यहाँ पे था मेरे पास जेड एस, जेड एस क्या होगा, जो आपके पास सर्ज को इंपीडेंस ऑफर होगा, दैट इज नॉन एज सर्ज इंपीडेंस। और यहाँ पे मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये जेड एल है, ये जेड एस है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और करंट है, ठीक है। और इधर को जो वोल्टेज और करंट जाएगा राजे, ठीक है। अगर रेफरेंस मैंने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, अगर मैं इसी डायरेक्शन में ये एज्यूम कर लूँ, ठीक है, इसका मतलब ये माइनस बी डैश और आई डैश हो जाएगा भाई, दोनों नेगेटिव के आ जाएंगे, बिकॉज डायरेक्शन मैंने इस साइड वाली डायरेक्शन को मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। अगर इस साइड ले लूंगा तो इफेक्ट मेरा ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डबल डैश बी डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वोल्टेज V की बात करूं, वोल्टेज V के अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, इस सर्किट से रिफ्लेक्टेड कितना है, माइनस बी डैश प्लस बी डबल डैश। ऐसे ही करंट जो होगा I माइनस आई डैश प्लस आई डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बी डबल डैश की वैल्यू निकालूं, बी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V प्लस बी डैश, आई डबल डैश इसके इक्वल आ जाएगा राजी आई प्लस आई डैश, ठीक है। यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई, बोलो। अगर मैं इसी करंट की बात करूं तो करंट के अंदर अगर मैं जो हमने स्टार्टिंग पे निकाले थे जे बी डैश आई डैश, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ राजे यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं राजे। तो जल्दी से पुट कर दो भाई, बी डबल आई डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डबल डैश हो जाएगा बी डबल डैश, यहाँ पे वोल्टेज बी डबल डैश है, इंपीडेंस कितना है राजी, जेड एल है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो V डबल डैश डिवाइड बाई जेड एल इक्वल टू, करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपने देखा था V1 डिवाइड बाई जेड सी, ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपने देखा था, ये था V1 I1, ठीक है। और ये आपके पास था I डैश B डैश, ठीक है। इसी की जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा।
I1 डैश की वैल्यू आप चेक कर लो भाई, वो है बी डैश, यहाँ पे बी डैश डिवाइड बाई जेड ऑफ सी। देखो यही बनेगी ना, बिल्कुल यही बनेगी, वी डबल डैश डिवाइड बाई जेड एल विच इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड सी माइनस, इस वी डैश की वैल्यू आप पुट कर दो भाई यहाँ से पुट कर देंगे वी डैश की वैल्यू वी डबल डैश माइनस बी डिवाइड बाई जेड ऑफ सी। ठीक है, तो वी डबल डैश जेड एल इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड सी माइनस वी डबल डैश जेड सी प्लस वी डिवाइड बाई जेड सी। ठीक है, ये जेड डैश मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इधर आएगा तो वी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई जेड एल प्लस 1 डिवाइड बाई जेड सी विच इज इक्वल टू, यहाँ से हम वोल्टेज, जो वोल्टेज है ना आपका v डिवाइड बाई जेड सी प्लस वी डिवाइड बाई जेड सी, तो क्या आ जाएगा 2 v डिवाइड बाई जेड ऑफ सी। ठीक है, तो v डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, जेड एल जेड एल प्लस जेड सी विच इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई जेड सी के साथ जेड सी कैंसिल हो जाएगा, तो v डबल डैश डिवाइड बाई v दैट इज इक्वल टू 2 जेड एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड ऑफ सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी कंपोनेंट आ गई वोल्टेज का, ट्रांसमिटेड। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। समझे मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे राजी, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर है ना, बी डबल डैश दैट इज इक्वल टू बी प्लस वी डैश। ठीक है, ये तो था ना। अगर मैं सभी को डिवाइड बाई वी कर दूं तो क्या आ जाएगा, वी डबल डैश बाई वी दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 आ जाएगा, वी बाई वी 1 प्लस वी डैश बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से v डैश बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v डबल डैश बाई वी माइनस 1, तो ये तो था 2 जेड एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी, माइनस 1 कर देंगे तो एलसीएम ले लो भाई, जेड एल प्लस जेड सी 2 जेड एल माइनस जेड एल माइनस जेड सी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे v डैश बाई वी दैट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड ऑफ सी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा राजी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है जी, तो ये भाई आपको सभी पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसे ही हम करंट के निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो वोल्टेज के थे, अभी हम करंट के निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, आपको ये तो क्लियर है, v डबल डैश डिवाइड बाई v दैट इज इक्वल टू 2 जेड एल प्लस जेड ऑफ सी। ठीक है, जेड एल समझ रहे हो ना, ये तो लोड का हो गया, ये जेड सी कौन सा है या जेड एस कौन सा है, जो आपके पास सर्ज को ऑफर हो रहा है। ठीक है, दैट इज जेड सी और जेड एस। ठीक है, लॉसलेस लाइन के लिए हम जेड सी को ही सर्ज इंपीडेंस बोल देते हैं, हमने वहां पे देखा था। ठीक है, चलिए, तो वी डबल डैश की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, इसको हम लिख सकते हैं आई डबल डैश इंटू वी, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वी डबल डैश लोड के साथ होता है ना, तो इसका मतलब आई डैश जेड एल, और जो v है ये इंसिडेंट हो गया, मींस i इंटू जेड सी विच इज इक्वल टू 2 जेड एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। जेड एल के साथ जेड एल कैंसिल हो जाएगा, तो i डबल डैश डिवाइड बाई आई विच इज इक्वल टू 2 जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया राजी, बोलो, करंट का आ गया। ठीक है, कौन सा, ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड कोफिशिएंट ऑफ करंट। ठीक हुई इतनी बात। ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे राजे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, v डैश बाई वी दैट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी, यही आया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b डैश की वैल्यू है माइनस आई डैश इंटू, हाँ जी, जेड ऑफ सी, वोल्टेज क्या है आई इंटू जेड सी, यही था ना, तो जेड सी के साथ जेड सी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
आई डैश डिवाइड बाई आई विच इज इक्वल टू जेड सी माइनस जेड एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। बोलो आसान है भाई, बिल्कुल वेरी आसान है सर। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ करंट। ठीक है, तो चारों पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जिस टाइप का बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, अगर ट्रांसमिशन लाइन मेरी लॉसलेस होगी, ठीक है, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो उस केस के लिए मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आने वाला है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है राजी, तो उसका मतलब मेरे पास जो अल्फा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो आर और जी है वो दोनों जीरो हो जाएंगे। मीन जो अल्फा मेरा जीरो हो जाता है और जो बीटा मेरा वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, अगर लॉसलेस लाइन है तो जेड सी को हम सर्ज इंपीडेंस बोल सकते हैं, जेड एस। ठीक है, बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वी डबल डैश डिवाइड बाई वी विच इज इक्वल टू 2ZL डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड एल, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ऐसे ही जो आई डैश बाई आई है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आपने प्रूव किया ना अभी जो 4 पॉइंट, उसमें आपने जेड सी की जगह पे जेड जेड एस रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ZS डिवाइड बाई, हाँ जी, जेड एस प्लस जेड एल। ठीक है, नेक्स्ट वी डैश बाई वी दैट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड एस डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड एस। आगे नेक्स्ट क्या था आपके पास, करंट की कंपोनेंट आई डैश बाई आई विच इज इक्वल टू जेड एस माइनस जेड एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड एस। ठीक है, दैट इज फॉर, बोलो, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नोट करके पॉइंट लिखिए भाई, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। इफ मोर देन वन लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ मोर देन वन लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, ये आपके पास ZS था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लोड है, यहाँ पे तो सर्ज गिरा था आपको पता है। अब यहाँ पे लोड कनेक्टेड थे ना दो टाइप के, मान लीजिए यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है, दो एक से ज्यादा लोड कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए इसका इंपीडेंस इस लोड का Z1 है, इसका मान लीजिए यहाँ से बोलिए ZL1, ये है ZL2। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, जो आपके पास फॉर्मूला उसके अंदर ZL है। ठीक है, तो ये ZL कैसे निकालेंगे, ये Z हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट, ZL इक्विवेलेंट। इसका मतलब दोनों किस में कनेक्टेड है राजे, पैरेलल में, तो ZL पैरेलल विद ZL2, ऐसे आप Z निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे Z निकाला और आप आपका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा भाई, हाँ जी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर दूंगा, जेड ऑफ एस एक लोड इंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, और उसका जो इक्विवेलेंट होगा, सॉरी इंपीडेंस होगा, दैट इज जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका सभी केसेस के लिए वैलिड होगा। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो जी हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके प्रीवियसली गेट में आए हुए क्वेश्चन है भाई। एन ओवरहेड लाइन हैविंग, यहाँ पे देखो, एन ओवरहेड लाइन हैविंग जेड सी 400 ओम, मीन्स आपके पास ये 400 ओम केबल है। ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अंडरग्राउंड केबल हैविंग सर्ज इंपीडेंस ऑफ, आपके पास यहाँ पे एक केबल कनेक्टेड है। ठीक है, जिसका सर्ज इंपीडेंस आपके पास गिवन है राजी, कितना गिवन है, 100 ओम। इफ अ सर्ज ऑफ 50 केवी, यहाँ पे जो सर्ज गिर रहा है वो कितना गिर रहा है, 50 केवी का गिर रहा है, ट्रेवल्स फ्रॉम द लाइन टू वर्ड द केबल, मीन ये जो सर्ज है वो किधर को किधर जा रहा है भाई, आपका लाइन से केबल की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो केबल होगी वो किसकी तरह ट्रीट करेगी राजे, लोड की तरह। ठीक है, जहां पे पहुंचेगा वो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट ही हमें क्या देगा राजी, ZL देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो बोल देता कि सर्ज आपकी इस पॉइंट पे गिर रही है, मींस केबल पे गिर रही है और लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका सर्ज हम यहाँ पे दिखाते, और जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके अंदर जो ZL होगा राजी, वो यहाँ पे
सर्ज आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वो वाला आपने इम्पीडेंस ZL दिखाना है। ठीक है, अब ये केबल की तरफ जा रही है तो केबल की तरफ जा रही है तो ये मेरा ZL होगा। करेक्ट हुई इतनी बात, यहाँ तक ओके हो गया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है जी। देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट द जंक्शन इज, ठीक है, ये जो जंक्शन है आपका केबल और आपके पास केबल और ट्रांसमिशन लाइन का, इसके ऊपर कितनी आपकी वेव वोल्टेज आपकी ट्रांसमिट होगी वो निकालनी है। ठीक है, मीन्स आपको V डैश बाई V दिखाना है। ठीक है, वो क्या होता है, ZL डिवाइड बाई ZL प्लस ZFC। ये वोल्टेज V की वैल्यू आपको गिवन है ना जी, 50 kV इंसिडेंट वोल्टेज। ठीक है, तो B डबल डैश 2 इंटू ZL कितना है 100 प्लस ZC कितना है 400 इंटू वोल्टेज सर्ज कितनी कर रही है 50 kV की, तो कितना आ गया भाई 200 डिवाइड बाई 500 इंटू कितना आ गया 50 kV। एक जीरो जीरो गया, एक जीरो जीरो गया, 5 के साथ 5 गया। ठीक है, तो V डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी राजी 20 kV। क्या कुछ डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A surge of 20 kV magnitude 20 kV magnitude travel along a lossless cable toward junction with two identical lossless overhead line। अब देखिए, ये आपके पास एक केबल है। ठीक है, ये आपके पास केबल है, इस केबल पे आपकी सर्ज गिरी, कितनी कैपेसिटी की गिरी 20 kV की गिरी। ठीक है, वो आगे जंक्शन पे जा रही है टू आइडेंटिकल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये दो आइडेंटिकल ट्रांसमिशन लाइन है भाई। ठीक है, ठीक है, ये TL1 है, ये TL2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द केबल आर। अब आपने ये देखना भी केबल की गिवन है या उसकी गिवन है। ठीक है, केबल की गिवन है ना, मीन जे वाले पार्ट की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन है। ठीक है, मींस एल और सी गिवन है। ठीक है, जे वाले पार्ट की। ओके हुआ, चलिए आगे बोल रहे हैं द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कौन सी आ गई, ये आपकी इधर वाले की गिवन है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जे जो भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन आप इसकी इंटरचेंज कर दो। ठीक है, वो आपने बड़े ध्यान से लिखना है क्योंकि वही आपका ZL और ZC बताएगा। ये आपका ZL होगा, ये आपका ZC होगा। ठीक है, ओके हुआ जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट द जंक्शन ड्यू टू सर्ज इज, ठीक है, मीन्स आपने V डैश बटा V ही निकालना है। ठीक है, 2ZL डिवाइड बाई ZL प्लस Z ऑफ C। ठीक है, अब ZL हमें ट्रांसमिशन लाइन देगी, ZC कौन देगा, बोलो जी कौन देगा भाई, जल्दी से बताओ। ZC कौन देगा, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन और केबल, केबल देगा भाई, जहां पे बिजली गिर रही है वो मुझे देगा ZC। और लॉसलेस केबल है, लॉसलेस केबल के लिए ZC और ZS दोनों सेम होते हैं, और जो ZS की वैल्यू होती है राजे √L/C होती है। ठीक है, यही होती है भाई, बिल्कुल सर यही होती है। ठीक है, तो सर्ज इंपीडेंस निकाल लेते हैं फॉर केबल। ठीक है, केबल के लिए इंडक्टेंस कितना गिवन है 0.4 इंटू 10⁻³ कैपेसिटेंस कितना गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इसका अंडरूट। ठीक है, तो इसका जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो, 28.28 ओम। ठीक है, ऐसे ही ZL पहले हम एक केबल का निकाल लेते हैं ZL1, तो कितना हो जाएगा राजे, कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कितना गिवन है 0.015 इंटू 10⁻⁻6 का अंडरूट। ठीक है, तो ZL1 की यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज 316.22 ओम। ठीक है, अब मुझे बताइए ZL इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ZL1/2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका 2 कर दो भाई, 158.11 ओम। ओके हो जाएगा भाई, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। तो V डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू ZL दैट इज 158.11 डिवाइड बाई ZL 158.11 प्लस ZS 28.28। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से भाई, दैट इज इक्वल टू 33.93 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 33.93। ठीक है,
चलिए एक डालिए नोट, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें एक और क्वेश्चन पता चल रहा है भाई, ठीक है। क्या पता चल रहा है हमें, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। पहले क्या था, जैसे ही मेरे पास 50 केवी का सर्ज गिरा, 50 केवी के सर्ज की वजह से यहाँ पे मैंने केबल लगा रखा था, यहाँ पे केबल लगा हुआ था, यहाँ पे था ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। 50 केवी का आपके पास सर्ज गिरा, तो इसके अंदर जो इसने ट्रांसमिट किया वो कितने का किया राजे, 20 केवी वोल्टेज की, मींस 50 वाली वोल्टेज को कितना कम कर दिया, 20 केवी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्ज गिर रही है आपकी 20 केवी की, ये है केबल, ये है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो अब जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, मींस 20 से बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होगी, जहां पे भी ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसको हम ऑलवेज टर्मिनेट करेंगे केबल के साथ, और केबल को कभी भी टर्मिनेट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करके पॉइंट को डाल लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मेरे पास है, इसी केस का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। Z इक्विवेलेंट गिवन था, यहाँ पे सर्ज गिरा, ये मेरे पास क्या है जी, केबल है, ठीक है। ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो 20 केवी का गिरा, तो यहाँ पे कितना जो मेरे पास वोल्टेज मिल रही है, दैट इज 33.93 केवी, ठीक है। तो लिखिए, इफ अंडरग्राउंड केबल इज टर्मिनेट विद ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एंड इफ surge of 20 kV is incidented, मैं इसी एग्जांपल के साथ वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ऑन केबल, ठीक है, देन एट ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस वोल्टेज कितनी हो जाती है भाई, दिस वोल्टेज इंक्रीजेस टू 33.93 kV, ठीक है। इसका मतलब दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द सिस्टम, फॉर द पावर सिस्टम और सिस्टम, ठीक है। इतनी बात, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ टू रिड्यूस, हमने फर्स्ट क्वेश्चन से देखा था, दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी ऑलवेज टर्मिनेट overhead transmission line with underground cable, underground cable। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देन कनेक्टेड लोड, फिर हम लोड को कनेक्ट करेंगे, बिकॉज इसके साथ क्या होगा, जैसे अपना पहला क्वेश्चन था 50 केवी का सर्ज गिरा, तो यहाँ पे कितना जाने दिया इसने आगे, अगर केबल के साथ टर्मिनेट कर रहा हूँ तो 20 केवी, ठीक है। इसके बाद हम लोड लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन चलती आ रही है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, केबल का टुकड़ा, देन हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे केबल लगाएंगे, फिर आपका लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था भाई आपके पास कंसेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप अच्छे से इसको समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।